नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। दोस्तों, चैप्टर का नाम है जनसंख्या। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज में अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिसे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण है। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। चित्र 1.1। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या और राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरे हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या केवल 5.5% है। कितनी? 5.5%। ये पढ़ते हैं। जनगणना क्या है? जनगणना एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं। जनसंख्या देखो, भारत की जनसंख्या कितनी है? टोटल में से 17.5% और शेष विश्व कितने पे है? 82.5% पे। और शेष विश्व कितने पे रहता है? 97.6% और भारत 2.4% पे। ठीक है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। हाँ? 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व
1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। ये देखो जनसंख्या वितरण, जैसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, पश्चिम बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%, इसी तरह मध्य प्रदेश 6%, तमिलनाडु 6%, राजस्थान 6%, कर्नाटक 5%, गुजरात 5%, ओडिशा 3%, केरल 3%, झारखंड 3%, असम 3%, पंजाब 2%, छत्तीसगढ़ 2%, हरियाणा 2%, दिल्ली 1%, जम्मू कश्मीर 1%, उत्तराखंड 1%, अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2%। ठीक है दोस्तों, ये जनसंख्या वितरण है। ये है भारत की जनगणना 2011, भारत जनसंख्या गणना 2011 के अकॉर्डिंग है। जो ग्रीन है वो 250 से कम है, फिर उससे कम 251, 500, फिर 501, 750, 751 से 1000 और 1000 से अधिक रेड कलर। ये देखो बिहार, बंगाल, ठीक है, और ग्रीन वाला 250 से कम, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, और 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कट्टे, छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिणी में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 2000 के दौरान, ये देखो वृद्धि दर, मतलब पहले बढ़ी, फिर लेवल आई, फिर डाउन हुई, फिर डाउन हुई, डाउन डाउन, अब डाउन है लास्ट में 2001 से 2011। ठीक है, 21.64, फिर 24.8, फिर 24.66, फिर 23.87, फिर 23 से नीचे आई 21.54, 21 से नीचे आई 17.64। भारत की कुल जनसंख्या 1901 से 2011 जनसंख्या 10 लाख में, ये देखो एक में 238.40, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 2011 में 1210.19। प्रतिवर्ष 2% वृद्धि दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि से वार्षिक दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिणाम एवं दर, ये देखो 1951 से 1981 तक जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से, ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई। किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर
फिर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1991 कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या और नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है इसकी किशोर जनसंख्या का आकार। यह भारत की कुल जनसंख्या 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व पर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहते हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प चुनें। पहला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण संरचना परिवर्तन लाता है? तो पहला है, प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर, अधिक विवाह जोड़े। तो इसका कारण है उच्च जन्म दर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा, एक क्षेत्र कुल जनसंख्या प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि।
फोर्थ है अपना 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, कौन है? जिसकी उम्र 7 वर्ष तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दे। फर्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। तो जनसंख्या वृद्धि के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, एक तो है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, ठीक है, और तीसरा अपन बता सकते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। ठीक है दोस्तों, तो आप तीनों को डिफाइन भी कर सकते, जैसे जन्म दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, और प्रवास लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना 1981 से भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्यों घट रही? क्योंकि जन्म दर नियंत्रण हो रहा है, साक्षरता में वृद्धि हो रही है, परिवार नियोजन कार्यक्रम हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आयु संरचना जन्म दर मृत्यु दर को परिभाषित करें। तो आयु संरचना तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या को विभिन्न वर्गों के अनुसार कई आयु समूह में विभाजित करना। इससे विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या का पता चलता है। किसी देश की आबादी को सामान्य 3 वर्गों में बांटा जाता है। बच्चे सामान्य 15 वर्ष से नीचे, वयस्क 15 से 59 वर्ष के बीच, वृद्ध 59 वर्ष से ऊपर। जन्म दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित शिशु की संख्या जन्म दर कहलाती है। ठीक है, और मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की जनसंख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। प्रवास का अर्थ है लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना। प्रवास 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और अंतर्देशीय। आंतरिक प्रवास से देश की जनसंख्या या आकार में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। आंतरिक प्रवास के कारण भारत के लोग रोजगार के अवसर और बेहतर सुविधा की खोज में शहर की ओर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो आप इसमें बता सकते हैं जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय के अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन 2 प्रकार के व्यक्त किया जा सकता है, सापेक्ष वृद्धि, प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, और जनसंख्या परिवर्तन करता है आबादी की संख्या, वितरण, संगठन में परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन को 3 कारक निर्धारित करते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन, व्यावसायिक संरचना में विकास के बीच क्या संबंध है? व्यावसायिक संरचना में विकास के बीच संबंध मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक व्यवसाय कृषि आदि संबंधित, द्वितीय व्यवसाय निर्माण उद्योग संबंधित, तृतीय व्यवसाय सेवाओं से संबंधित। विकसित एवं विकासशील देशों में द्वितीय एवं तृतीय व्यवसाय में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अधिक है, जबकि भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में कार्य का अनुपात क्रम से 13 और 20% है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? जनसंख्या स्वस्थ होने पर उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा वह अधिक उत्पादन कर पाती है। इससे राष्ट्रीय आय में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। स्वस्थ जनसंख्या देश में आश्रित जनसंख्या के अनुपात को कम करती है, सरकार को उन पर कम खर्चा करना पड़ता है। स्वस्थ जनसंख्या ही देश के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने में सक्षम होती है। स्वस्थ जनसंख्या से उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को रोकने तथा जनसंख्या के गुणात्मक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2000 में अपनाई गई एक नीति है। यह जनसंख्या के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती है। ठीक है दोस्तों,
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्न है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारी से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करना। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, साथ में क्वेश्चन आंसर भी सोल्व किया हमने। तो नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करते हैं। थैंक यू।